दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो को देखेंगे। इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं, तो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी वीडियो से आएगा। इसमें हम लोग फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास 10 के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट, इससे पहले आप पहला पार्ट नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके प्रथम पार्ट को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके अच्छी तरह से याद कर लेना है, एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न क्या कराए कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया समतल दर्पण का या फिर अवतल दर्पण का, और ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों सौर भट्टियों में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है ना प्रकाश किरणों को अभिसारित कर लेती है, यानी कि एक जगह जमा करती है। इसीलिए हम लोग जो है ना सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेविंग दर्पण के रूप में जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछाते हैं कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हजामती दर्पण के रूप में भी जो है ना अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का खासियत ये होता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो इसी वीडियो से आएगा ही आएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, जिसको हम लोग कहते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, जिसे हम लोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं। तो दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का एक खासियत होता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ना ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ना धनात्मक होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछाते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होती है। ये सभी प्रश्न जो है ना आप लोग को फिजिक्स के पार्ट 1 वीडियो पे आप लोग को बता चुके थे। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है ना डाइऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से
सूचित करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लेंस की क्षमता का अन्य ऐसे मात्रक होता है, क्या क्या होता है, प्रति मीटर होता है या फिर आपका मीटर इनवर्स होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि किस दर्पण पे जो है ना आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े क्यों ना हो तो आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा प्रतीत होता है। वो दर्पण कौन सा होगा, तो दोस्तों वो दर्पण या तो समतल दर्पण होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, या तो समतल या तो उत्तल। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको कोई भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी शब्द को जिसे हम लोग डिक्शनरी कहते हैं में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों किसी भी डिक्शनरी में पाए गए जो छोटे अक्षर होते हैं ना तो उसे पढ़ते समय हम लोग जो है ना 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समतल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, और ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है ना बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है, इसलिए जो है ना उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा एरिया को छोटा सा मिरर कवर कर लेता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अबिंदुकता या फिर मोतियाबिंद, और ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष। तो दोस्तों जब नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। और दोस्तों ये मोतियाबिंद जो है ना हम लोग शल्य चिकित्सा के द्वारा मोतियाबिंद को हटाकर कृत्रिम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दीर्घ दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जरा दूर दृष्टि दोष किस लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे द्विफोकसित लेंस या बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। और दोस्तों ये बाइफोकल लेंस क्या होता है कि ये अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस का बना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये द्विफोकसित लेंस जो है ना अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस से बना होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, द्विफोकसित लेंस कहते हैं। और जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे द्विफोकसित लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि इसका जस्ट ऑपोजिट है। देखिएगा क्या कराए कि दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो वो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा उल्टा है, ठीक है, आप लोग को जो है ना याद रखना है कि जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा ना तो उसे जो है दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जरा दृष्टि दोष किस कारण से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष जो है ना, जब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाता है तो उसके कारण जो है ना जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना दोस्तों। और ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और आपको बढ़िया तरह से याद कर लेना है। और आप लोग को बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से स्कोर से पास आउट होना है। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। तो दोस्तों बढ़ जाती है या फिर घट जाती है या फिर अपरिवर्तित रहती है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निकट दृष्टि में जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, घट जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि जस्ट उसका ऑपोजिट है। देखिएगा क्या करा है कि दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नेत्र गोलक का लंबा होना या फिर नेत्र गोलक का छोटा होना। ऑप्शन सी है समंजन क्षमता का घटना। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का जो मेन कारण मुख्य कारण होता है ना वो आपका मेन और मुख्य कारण क्या होता है, जब नेत्र गोलक का लंबा हो जाना होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछाते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का मेन और मुख्य कारण होता है ना नेत्र गोलक का छोटा हो जाना होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो यहीं से हुबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है दोस्तों। और ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लें। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है। तो दोस्तों यानी कि 1 मिली एम्पियर जो बराबर होते हैं ना 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर धारा है। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है ना वो कितने एम्पियर के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 1 माइक्रो एम्पियर जो बराबर होता है ना 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को जो है ना हम लोग एमीटर से मापते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों विभवांतर को जो है ना वोल्ट मीटर से मापा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को जो है ना ए मीटर से मापा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वोल्टमीटर या फिर वोल्टामीटर। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर। तो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो है ना हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर को जो है ना श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कांच की छड़ को रेशम द्वारा रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न आवेश होता है। तो दोस्तों जब कांच की छड़ को रेशम के द्वारा रगड़ते हैं तो रेशम में जो उत्पन्न आवेश होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धन आवेश होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है कि रेशम द्वारा कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश जो होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एबोनाइट छड़ का ऊन द्वारा रगड़ने पर उनमें उत्पन्न आवेश जो होता है ना धन आवेश होता है या फिर ऋण आवेश होता है। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम लोग एबोनाइट छड़ का ऊन के द्वारा रगड़ते हैं जो उत्पन्न आवेश होता है ना, कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एबोनाइट छड़ को ऊन द्वारा रगड़ने पर एबोनाइट छड़ पर जो उत्पन्न आवेश होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 इंपॉर्टेंट फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसी वीडियो से हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, इसका भी जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न यह है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धनात्मक या फिर ऋणात्मक, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता नहीं है ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जो है पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी कि फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप पार्ट 1 वीडियो को देखिए, वहां पे जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर को बताए गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप जो है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है ना, सारे ग्रुप में इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।